हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर्स। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आपके जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में जो इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मेजरली उन्होंने टॉपिक्स भी बताए हैं कि फंडामेंटल राइट्स से पूछे जाएंगे, डीपीएसपी से पूछे जाएंगे और फॉर्मेशन से पूछे जाएंगे। तो आज के इस सेशन में हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू इज कि क्या ड्यूरेशन थी, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कुल मिला के वक्त जो था वो कितना लगा था। दैट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम यू। जल्दी से बता दो कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से। क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है 2 years 11 months and 18 days। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो जाती है और 1949 में हमें हमारा संविधान मिल जाता है। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन था, अगर इसकी एग्जैक्ट हमें बतानी होगी एग्जैक्ट टाइम क्या था, तो दैट इज 2 years 11 months and 18 days। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। पूछा ये जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी इंडिया का। ये जो आइडिया था ये किसने दिया था? दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू। अब ये क्वेश्चन के साथ आप बहुत बार एक चीज को कंफ्यूज, मतलब आप कंफ्यूज होंगे इस चीज में, लेकिन आई सजेस्ट यू कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ें तो कोई भी क्वेश्चन पढ़े तो उसके एमसीक्यूज देख लें, सॉरी नॉट एमसीक्यूज, उसके ऑप्शंस देख लें। बिकॉज जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको उन्हीं ऑप्शंस में से चूज करना है, राइट? कोई अपने से तो बना नहीं सकते। और ऑप्शंस कभी कभार इस वे में दिए जाते हैं जो आपको करेक्ट आंसर लग रहा होता है, जो आपने क्वेश्चन पढ़ते ही सोच लिया, वो नहीं होता क्योंकि वो ऑप्शंस में नहीं है। फिर ऐसे सिनेरियो में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उन ऑप्शन में से जो दिख रहा है उसको जो है चूज करना होता है। तो इसमें आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोचिए और बताइए। द करेक्ट आंसर हियर इज कैबिनेट मिशन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान है, ठीक है, इससे पहले और भी ऑफर्स थी, जैसे अगस्त ऑफर हो गई या फिर क्रिप्स मिशन हो गया। ये 1942 1940 के दौरान क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स जब वॉर पे थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स वांटेड द हेल्प ऑफ द इंडियंस, ठीक है, उनको इंडियंस की हेल्प चाहिए थी उस वॉर में लड़ने के लिए। तो वो इंडियंस को बिना उनकी मर्जी के मतलब बोल रहे थे कि आप हमारी हेल्प कीजिए। तो ऐसे में इंडियंस के पास एक आइडिया आया कि अगर ये हमारी हेल्प ले रहे हैं और इनका हमारे हेल्प के बिना काम चलने नहीं वाला, तो क्यों ना हम इनके सामने प्रस्ताव रखें, ठीक है, कि हमारी इन मांगों को पूरा करो तभी हम हेल्प करेंगे आपकी, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऑफर्स रखी, राइट। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है, हम ये वाली ऑफर आपकी एक्सेप्ट करते हैं, या ये हम ऑफर देते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर जैसे कि अगस्त ऑफर में उन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कहा नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर वो जो उन्होंने प्रपोजल दिया था अगस्त ऑफर के फॉर्म में, वो हमने रिजेक्ट कर लिया। वैसे ही क्रिप्स मिशन आया, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर कैबिनेट मिशन आता है, वो कहते हैं कि ठीक है, आपको पूर्ण स्वराज भी मिलेगा और आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाओ जो रिस्पॉन्सिबल होगी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान के 3 मेंबर्स हैं जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम याद रखना। आगे आपको एमसीक्यू में ही ये क्वेश्चन दिखेगा, वहां पे मैं आपसे पूछूंगी कि वो 3 मेंबर्स कौन से थे, ठीक है। चलिए, अंडर विच आर्टिकल्स आर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड। कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। मूविंग अहेड, who of the following moved the objective resolution in the constituent assembly। constituent assembly में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं वो कौन लेके आया था, किसने मूव किए थे? दीज आर दी ऑप्शंस बिफोर यू, टेल मी द करेक्ट आंसर। बताइए क्या है करेक्ट आंसर।
द करेक्ट आंसर विल बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बाद में क्या बनते हैं, आपके प्रीएम्बल बनते हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये किस दिन मूव किए गए थे। ठीक है, किस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनको मूव किया गया था, दैट इज द क्वेश्चन। और किस दिन ये पास किए गए थे। आपसे दो चीजें पूछ रही हूँ कि आपको डेट बतानी है कि किस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मूव किया गया था। ठीक है, और किस दिन उन्हीं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को पास कर दिया। देखो, मूव करने का मतलब है कि आप कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस मूव किए। कहने का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं वो उस चीज़ पे सोच विचार करेंगे कि हाँ जी, हम इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं, उसके ऊपर वोटिंग होगी, राइट। अब अल्टीमेटली जब उन्होंने कहा कि हाँ जी, इसको हमें हिस्सा बनाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पास किए गए वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो वो वाली डेट भी आपसे मैं पूछ रही हूँ, बताइएगा क्या है करेक्ट आंसर। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, which one of the following rights cannot be taken away during an emergency? नो मैटर इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, बट ये अधिकार आपसे तब भी नहीं छीना जाएगा। कहते हैं ना कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या कर दिए जाते हैं, कर्टेल कर दिए जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बट कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो नेशनल इमरजेंसी लगने पर भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। उसके लिए आप कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा ये जो राइट है वो वायलेट हुआ है। तो इसमें से वो कौन सा राइट है विच कैन नॉट बी टेकन अवे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट टू लाइफ। ठीक है, राइट टू लाइफ जो है वो किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में वो आपसे छीना नहीं जा सकता, चाहे इमरजेंसी लगी हो या कुछ भी हो। और इसके पीछे कॉमन सेंस यूज करो आप अपनी कि ऐसा क्यों है। Which one of the following rights has been described by the Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? इन राइट्स को, ये है फंडामेंटल राइट है, बट कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको हार्ट एंड सोल कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है। दीज आर द ऑप्शंस बिफोर यू, टेल मी द करेक्ट आंसर। क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। द करेक्ट आंसर इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आपके बॉडी पार्ट्स लेते हैं, ठीक है, आपके आर्म्स जो हैं प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, आपकी लेग्स प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, लेकिन हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा। ठीक है, सोल इस बॉडी में रही नहीं। ठीक है, सोल भी गई, हार्ट भी गया। तो मुझे बताओ कि क्या आप उन लेग्स या आर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हो बिना आपके हार्ट के, बिना सोल के? ऑब्वियस सी बातें नहीं हो सकता। वैसे ही जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जहां पे आपके रिट्स के प्रावधान दिए गए हैं, जहां पे ये बोला गया है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है, कोई भी उसको आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो और कोर्ट को कह सकते हो कि मेरे इस फंडामेंटल राइट को मुझे दो, मेरे इस फंडामेंटल राइट को मुझे प्रोटेक्ट करो। ठीक है, तो ये है आपका मतलब, इसका मतलब है दैट देयर इज अ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये राइट होता ही नहीं, तो इसके बिना बाकी अधिकार अगर दे भी दिए कि हाँ राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू रिलीजन है, सब बता दिया, लेकिन जब उसको इन्फोर्स करने के लिए दिल ही नहीं है, ठीक है, तो वो सब पार्ट्स होने का फायदा क्या, राइट। एंड दैट इज वाई ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं कि जब भी आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो तो आप कोर्ट के पास जा सकते हो। ये जो अधिकार है ये भी एक अधिकार है, ये अगर नहीं होगा तो बाकी राइट्स होंगे भी इन प्लेस, उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम?
इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्शन होने के बाद पहली बार कब मिली थी, उनकी बैठक कब हुई थी, उन्होंने डिसीजंस लेना कब चालू किया था, दैट इज द क्वेश्चन टू यू। तो पहली मीटिंग कब हुई थी उन लोगों की? करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज 9 दिसंबर 1946। ओके, करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। चलो, which among the following was the first attempt to regulate the affairs of the English East Indian Company in India? इसमें से कौन सा ऐसा पहला अटेम्प्ट था फ्रॉम द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है वहां से कंट्रोल करने का जो पहला एक्ट जिसके थ्रू उन्होंने ईस्ट इंडियन कंपनी को एक्चुअल में रेगुलेट करना या कंट्रोल करना स्टार्ट किया, वो कौन सा ऐसा पहला अटेम्प्ट था या पहला एक्ट कौन सा था? तो यहाँ पे आप इसको कैसे याद रख सकते हो, पहले मैं इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? टू रेगुलेट द। तो जहां पे भी पूछा जाए कि रेगुलेट करने के लिए कौन सा ऐसा पहला अटेम्प्ट किया गया या एक्ट आया, तो सीधा आपको रेगुलेट से हिंट मिल जाएगा एंड यू विल चूज विच ऑप्शन, द रेगुलेटिंग एक्ट 1770। ओके, moving ahead, according to the preamble of the Indian Constitution, the ultimate power lies in the hands of preamble of Indian Constitution के accordingly। सबने पढ़ा है क्या preamble? आई होप सो, एटलीस्ट 2-3 लाइन्स तो पढ़ी होंगी कभी। जो अल्टीमेट पावर है वो किसके पास है, ये पूछा जा रहा है आपसे। अगर आपने कभी प्रियम्बल पढ़ा हो तो उसकी स्टार्टिंग ही क्या होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into socialist democratic, वो जो सारे बताई जाती हैं। बट हेयर व्हाट द पॉइंट इज कि स्टार्टिंग ही प्रियम्बल की क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपने आप को ये क्या दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो अल्टीमेट पावर जो है वो किसके पास है? अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इट इज विद द पीपल। ठीक है, चलिए, which one of the following is not related to the fundamental rights of the Indian Constitution? इसमें से कौन सी चीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है, ये कहीं भी फंडामेंटल राइट्स में नहीं बताया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर टू दिस इज फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी बनने की जो फ्रीडम है कि वी हैव अ फ्रीडम टू बी इलेक्टेड एज द एमपी, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज नोवेयर प्रोवाइडेड, नोवेयर गिवन अंडर द फंडामेंटल राइट्स। ओके, चलिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी? फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में कौन सी चीज इंक्लूडेड नहीं है? अब आप मुझे बताइए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक मेजर कैटेगरीज में पहले डिवाइडेड हैं, उन कैटेगरीज के अंदर फिर जो सेक्शन, सॉरी नॉट द सेक्शंस बट दी आर्टिकल्स आर गिवन, राइट? वो कौन कौन से मेजरली वो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला है राइट टू क्वालिटी, करेक्ट? पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा क्या है? राइट टू फ्रीडम। फिर आपका है राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर आपका है एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, and the sixth one is the right to constitutional remedy, right to constitutional remedies।
अब इनके अंदर ये जो मेजर कैटेगरीज हैं ये हेडिंग समझ लीजिए। अब जैसे राइट टू आपका इक्वालिटी है, रेंज करता है आपका 14 से लेके 18 तक, ठीक है। फिर आपका राइट टू जो फ्रीडम है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 19 टू 22, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे भी जो है ये सारे आर्टिकल्स इस तरीके से इन हेडिंग्स के अंदर हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये कितनी हेडिंग्स हैं, और यही हमारे मेजर जो क्या है अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी में इस वाली कैटेगरी में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ इंक्लूडेड है जी, है कहाँ पे है ये जी बताया है आर्टिकल 14 में बताया है। सोशल इक्वालिटी इज देयर, बात हुई है उसकी, हाँ जी हुई है। कौन से आर्टिकल में हुई है, आर्टिकल 15 में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात हुई है, हाँ जी हुई है आर्टिकल 16 में। इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हुई है तो नहीं हुई। हमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूडेड नहीं है, तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओके। क्योंकि ये गिवन नहीं है राइट टू इक्वालिटी में। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय दी। 26 नवंबर 1949 में किसने कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट किया। अगर बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने है तो इनैक्ट भी उन्होंने ही किया होगा, तो करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ओके। चलिए, मूविंग अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स के कॉन्सेप्ट को बोरो किया है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। द करेक्ट आंसर इज यूएसए। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स का नाम है बिल ऑफ राइट, बिल्स ऑफ, नॉट बिल्स, बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स। तो यही जो बिल ऑफ राइट्स यूएसए के हैं ये हमने बोरो किए हैं अपनी कंट्री में विद द नेम फंडामेंटल राइट्स। तो कंट्री कौन सी हो गई आपकी, यूएसए, ओके। चलो, consider the following statements about the preamble of the constitution and state which of them are correct। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से आपने बताना है कि प्रीएम्बल से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। चलो, पहली स्टेटमेंट पढ़ो। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रपोज बाय द पंडित नेहरू अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, whether this statement is correct or not। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है। इट इज नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर, कहने का मतलब ये कि प्रियम्बल में जो बातें कही गई हैं उसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते, कि अगर इस बात का उल्लंघन किया गया है जो कि प्रियम्बल में लिखी है तो आप प्रियम्बल के बेसिस पे यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट इट इज नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर मीन्स। तो क्या इसके लिए जस्टिस नहीं मिलता है प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं, हाँ जी, जो प्रियम्बल में बातें लिखी हैं इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये भी सही बात है। प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, ये तो गलत बात कह दी। हमें पता है प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, कब अमेंडमेंट हुई थी प्रियम्बल में, 42nd अमेंडमेंट सबको याद होगी, जहाँ पे मेजर मेजर वर्ड्स को ऐड किया गया था। जैसे सेक्युलर वर्ड है दैट हैज बीन एडेड, राइट, सोशलिस्ट वर्ड हैज बीन एडेड। Then it cannot override the specific provisions of the constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 1 प्रोविजन से कहने का मतलब जो आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, कि आर्टिकल 4 ये कहता है, आर्टिकल 5 ये कहता है, उनको ओवरराइड नहीं कर सकता। कि भाई जो आर्टिकल 14 में बात लिखी है और जो प्रियम्बल में बात लिखी है, अगर उनमें किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट है अगर, तो फिर प्रियम्बल प्रिवेल करेगा, मतलब प्रियम्बल की सुननी है। तो ऐसा नहीं है, प्रियम्बल की हमें नहीं सुननी, क्योंकि अगर हमारे पास स्पेसिफिक प्रोविजन है तो हमें उस स्पेसिफिक प्रोविजन की ही सुननी है। तो यस, दिस थिंग इज ऑल्सो करेक्ट कि प्रियम्बल कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता, ओवर पावर नहीं कर सकता स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो हमारे पास कोड क्या बनके तैयार हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड करेक्ट नहीं है, फोर्थ करेक्ट है, तो ये वाला जो कोड है दैट विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, चलो, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर मेड अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल बाय, ये तो मैंने जस्ट अभी मेंशन किया, तो इसका तो आंसर आपको एकदम से आना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 42nd अमेंडमेंट। ओके, एक और वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया है, वो कौन सा वर्ड है प्रीएम्बल में ही, वो बताइएगा। ठीक है, एक तो सोशलिस्ट और सेक्युलर आपको पता चल गया, एक और वर्ड इनकॉर्पोरेट हुआ था 42nd अमेंडमेंट से प्रीएम्बल में, वो कौन सा वर्ड है बताना है आपको। The idea of the Constituent Assembly was first of all given by, जब इस तरीके से पूछा जाए कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था, उस वक्त आपको इन ऑप्शंस में भी वो आंसर नजर आ जाएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज एम.एन. रॉय। आपको याद होगा अभी मैंने पहले एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया, वहां पे मैंने कहा कि आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ये तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब यहाँ पे उस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन को पढ़ो, जिस वे में ये क्वेश्चन पूछा गया अलग है। यहाँ पे पूछा गया हु वाज द फर्स्ट वन टू गिव दिस आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, द आंसर विल बी एम.एन. रॉय। ठीक है, चलो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स was not the member of the cabinet mission plan, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन प्लान का मेंबर नहीं था। एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, और पैथिक लॉरेंस भी थे। ये तीनों ही नाम याद रखिएगा, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स थे। जो मेंबर नहीं था वो पूछा जा रहा है आपसे, तो करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है ऑप्शन ए, विलियम वुड्स। ओके, द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर्स थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 7 मेंबर्स। एंड हु वाज द चेयरमैन, वेरी इजी, हु वाज द चेयरमैन बताना है आपको। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट, इनमें से कौन सा राइट, ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि ब्रिटिशर्स को नहीं दिया गया है, ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश सिटीजन्स को नहीं दिया गया है या फॉरनर्स को नहीं दिया गया है, दैट राइट इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल टू इंडियंस, इसमें से वो कौन सा राइट है। द करेक्ट आंसर इज who cannot claim right to, what is the correct answer, just give me a moment. Okay, what is the correct answer, he cannot claim the right to freedom of trade and profession, equality before law can be claimed by him, life and personal liberty can be claimed by him, freedom of religion, that whatever religion he wants to profess he can, तो ये सारे करेक्ट हो जाते हैं। जो नहीं क्लेम कर सकता वो, दैट इज द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। ओके, चलो, which of the following fundamental rights has been given to Indian citizens only, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही है, ये वाला अधिकार ब्रिटिश सिटीजन्स के पास, फॉरनर्स के पास नहीं है। क्या है करेक्ट आंसर, it is the freedom of speech which is only and only be given to the Indian citizens and not to the foreigners, बाकी वाले फॉरनर्स को ये राइट दिए गए हैं, सिमिलर था जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा। चलो, फंडामेंटल राइट्स आर अगेन इजी क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स क्या है, justiciable, non justiciable, rigid or flexible, so fundamental rights are justiciable, justiciable means because fundamental rights के लिए you can move to the courts that my this fundamental right is being violated, मेरा ये अधिकार जो है वायलेट हुआ है, मुझे रेमेडी प्रोवाइड करो, तो इसके लिए मैं जस्टिस है ना, जस्टिशिएबल मीन्स जस्टिस में मांग सकती हूँ, तो वो वाले अधिकार को क्या होते हैं या वो वाला राइट क्या होता है, जस्टिशिएबल होता है। प्रीएम्बल जस्टिशिएबल था नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा। Which one of the following is a fundamental right under the Constitution of India?
इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है? विच वन इज द फंडामेंटल राइट? तो राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। बाकी के जो ये ऑप्शंस हैं, these are not the fundamental rights. Right to education is the fundamental right under article चलो, which article of the constitution explicitly clarifies that a policy like reservation in jobs will not be seen as a violation of the right to equality? रिजर्वेशन की बात आपके कौन से आर्टिकल में की गई है कि इवन इफ वी वांट दैट इक्वालिटी शुड बी देयर व्हेन इट कम्स टू द अपॉर्चुनिटीज इन द एम्प्लॉयमेंट सिस्टम। ठीक है, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है एवरीवन शुड गेट द इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट उसी आर्टिकल में ये बात कही गई है कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज मेंशन्ड है, इफ समबडी इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड और इफ समबडी इज इकोनॉमिकली वीकर, इन दैट सिनेरियो that person will be given some sort of benefit in the form of reservations. तो ये कहाँ पे आपको बोला गया कि ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? क्योंकि ये उसी आर्टिकल में मेंशन हो गया है कि ये वायलेशन नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी आर्टिकल 16 क्लॉज 4। ओके, चलो, Which of the following freedoms is not provided under the right to freedom में कौन सी फ्रीडम नहीं दी गई है? जैसे मैंने आपको पहले ही वो पूरा चार्ट, नॉट चार्ट, आपको बता दिया कि ये 6 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें कि आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, मेजर कैटेगरीज। अब उसी मेजर कैटेगरी से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी सब कैटेगरी जो है इज नॉट द पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम। So the correct answer is freedom of conscience, because जो freedom of conscience है, it is the part of which category? right to freedom of religion में fall करेगा ये। ठीक है, चलो, right to information has been provided under which of the following fundamental rights? जो आपका right to information है वो कहाँ पे एक्सप्लिसिटली, ऐसा नहीं है कि वो उसके वर्ड लिखे होंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी है कुछ, बट वो समहाउ जब हम उसको मीनिंग देंगे, जो भी इसका आंसर होगा, तो हमें समझ में आएगा कि राइट टू इंफॉर्मेशन भी उसमें इम्प्लाइड है। मतलब लिखा नहीं गया है बट मीनिंग से ये समझ में आ रहा है कि ये भी चीज उसी में इंक्लूडेड है। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ही आपका इनकॉर्पोरेटेड है वो। उसको आप जब राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ेंगे वहीं से समझ में आता है कि उसमें आपका राइट टू इंफॉर्मेशन भी कई हद तक, और कई हद तक, बट वो इंक्लूडेड है। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलो, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। When there is a proclamation of emergency under Article 352 on grounds of war or external aggression, the operation of which of the following articles remains suspended? जब भी कभी इमरजेंसी लगती है तो कौन से आर्टिकल को सस्पेंड किया जाएगा? अब ये तो आपको पता होना चाहिए आंसर इसका, आर्टिकल 19। ओके, विच इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और यू कैन से दैट राइट टू फ्रीडम्स जो दिए गए हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स टू इट्स सिटीजन्स हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? कितने फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड हैं? मेजर कैटेगरीज अभी हमने डिस्कस करी है, 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मीन्स अ ट्रेड इन विच मेन और वुमेन आर सोल्ड and purchased at material goods. Which of the following group of fundamental rights prohibits the human trafficking? इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के बारे में बात करता है कि जो इंसानों का व्यापार नहीं होना चाहिए, उस चीज को कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो रोकने की बात करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चलो, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड? कौन से पार्ट में आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए गए हैं? वेरी इजी,
द करेक्ट आंसर इज पार्ट 3. Part 3 of Indian Constitution deals with fundamental rights. Okay. India is called a secular country because the citizens have the fundamental right to. क्योंकि हमारे पास ये फंडामेंटल राइट है इसलिए हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री कहते हैं. Because everyone has got the right to profess their religion of their own choice. अपनी मर्जी का रिलीजन, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है, नहीं फॉलो करना है तो मत करो, करना है तो जो मर्जी करो. दैट इज वाई इंडिया को सेक्युलर कंट्री कहा जाता है. ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन डी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के देखो तो कौन सी राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है? द करेक्ट आंसर इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो कि हमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जब हम देखते हैं, जो दैट पोर्शन, दैट मेजर कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रिलीजियस मतलब लैंग्वेज, कि उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके रिलीजन को, जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके रिलीजन को, उनकी लैंग्वेज को प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट किया जाएगा. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है. ठीक है. Right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately implies the above statement? कि right to privacy जो है वो right to life और personal liberty का ही पार्ट है. जैसे हमने right to information पढ़ा कि although words नहीं लिखे गए हैं as it is कि right to information is a fundamental right, but वो इंट्रेंसिक पार्ट है किसका? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का. विदाउट दैट फ्रीडम, विदाउट दैट राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता. वैसे ही जब हम राइट टू लाइफ की अगर बात करते हैं तो उसमें राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूडेड है. ठीक है. अब इनसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट हमने कही, ये किस आर्टिकल में, हमें किस आर्टिकल से स्टेटमेंट का मीनिंग जो है बाहर निकल के आता है कि उस आर्टिकल में यही बात कही गई है, वो पूछा जा रहा है. आर्टिकल 14 एंड द प्रोविजंस अंडर द 42nd अमेंडमेंट, आर्टिकल 17 एंड द डीपीएसपीस, आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटेड इन पार्ट 3, आर्टिकल 24 एंड द प्रोविजंस अंडर द 44th अमेंडमेंट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, वहीं पे आपका उसी में इंक्लूडेड है राइट टू प्राइवेसी. ओके. Which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to religious freedoms? कौन कौन से, मतलब राइट टू रिलीजन या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 25 से 28 में. ठीक है. आर्टिकल 25 to 28 deals with the right to religious freedom. Okay. Which article of the Indian Constitution abolishes the untouchability? अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात किस आर्टिकल में लिखी गई है? बताओ क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, आर्टिकल 17. ओके. Last question before you is free and compulsory education to all children from 6 to 14 years of age was made a fundamental right by which of the following amendments? पहले ये फंडामेंटल राइट नहीं था कि 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं, ये उनका अधिकार, फंडामेंटल राइट है कि उनको एजुकेशन मिलनी ही मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. इट वॉज लेटर ऑन इनकॉर्पोरेटेड इन द फंडामेंटल राइट्स विद द अमेंडमेंट. कौन सी अमेंडमेंट थी वो? 86th अमेंडमेंट. ठीक है. 86th अमेंडमेंट ने आर्टिकल 21A लाया और इस आर्टिकल 21A में क्या बोला कि देयर शुड बी free and compulsory education to all the children ranging from 6 years to 14 years age. Okay. So thank you so much for today's class.